लोकेश सर मुख्य अतिथि रहेंगे। तो इनकी कला चर्चा सुनने के लिए आप जल्दी राउंड स्टेज की तरफ पधारें। सभी आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस कला चर्चा का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। आज की श्रृंखला एक बातचीत हमारी कला पर एक तरह हमारे साथ जो वक्ता है वो डॉक्टर प्रमोद सिंह जी हैं और दूसरे डॉक्टर लोकेश जैन जी। तो कला मेला संयोजक डॉक्टर नाथलाल वर्मा सर से निवेदन करूँगा कि हमारे जो अतिथि हैं डॉक्टर प्रमोद सिंह जी, उनका स्वागत हमारा किया जाए। सर स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम सर। अब मैं डॉक्टर लोकेश जैन इस जो परिकल्पना के साक्षी हैं, ये एक बातचीत तुम्हारी कला पर जो आज हमारे बीच में हो रही है, इसकी परिकल्पना के जो मेन जो डिजाइनर है लोकेश जी से मैं बहुत बोलूँगा कि डॉक्टर प्रमोद सिंह जी के बारे में यहाँ जो जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कला रसिक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको संक्षेप में बात होगा। दोस्तों, प्रमोद सिंह के का परिचय देना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ही गहरे छुपे रुस्तम जिसे कह सकते हैं, वो व्यक्तित्व है। इन्होंने अपने आप को कभी भी एक्सपोज नहीं किया, कभी भी अपने आप को दिखाया नहीं, और एक बहुत लंबी कला की यात्रा आपने बहुत एकाकीपन के साथ निरंतर अभी वो लगातार चल रही है वो यात्रा। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि मैं प्रमोद से बहुत समय पहले मिला और इनके करीब पहुंच पाया। करीब इतना कि मैं इनका संवेदनशीलता को महसूस कर पाया। इतना गहरा संवेदनशील व्यक्तित्व जो बात की तह तक जा सके, उसे पहचान कर आप तक पहुंचा सके। ये बहुत साधारण से दिखते हैं, इनका आचरण, व्यवहार, अपीयरेंस बहुत ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता है, लेकिन ये असाधारण प्रतिभा का धनी व्यक्ति है। इनके पास जो नॉलेज है वो ऐसे मान लीजिए कि वो एनसाइक्लोपीडिया है। चाहे थियोरिटिकल नॉलेज हो, चाहे इंडियन आर्ट सिनेरियो को लेकर कॉन्टेम्परेरी आर्ट का इनको नॉलेज हो, नॉलेज के साथ ये खुद भी बहुत ही संवेदनशील कलाकार होने के नाते लगातार काम करते रहे, लगातार नए प्रयोग करते रहे। लंदन से इन्होंने ग्लास आर्ट पर पूरा उस काम को सीखा है, समझा है। स्टेन ग्लास और उसका भी बहुत बारीकी से अध्ययन करके इनके पास वो कलेक्शन आज की तारीख में है कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम अभी तक उससे अवगत नहीं हैं। राजस्थान के लोग उससे अवगत नहीं है कि इनके पास इतना बड़ा खजाना स्टेन ग्लास के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर है जो इनके पास है। इत्तेफाक की बात है कि उसे अभी तक डिस्प्ले करने का अवसर नहीं मिल पाया है। आप पेंटिंग कर रहे हैं, अनवरत ड्राइंग्स करते हैं, आपका कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आपके 4-5 ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं होते। बहुत ही डायनामिक तरीके से और लगातार अपनी ही सीमाओं को तोड़कर ये नए सोपान गढ़ते रहते हैं। प्रमोद के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और इस एक बातचीत आपकी कला पर, इसके लिए मैंने प्रमोद का नाम सजेस्ट किया। ये मेरी हार्दिक इच्छा थी कि प्रमोद हमारे साथ हो। देखिए, ये दरअसल हम आपकी कला पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप कलाकार हैं, कला की बिरादरी में आप आ गए हैं, आप काम कर रहे हैं, आप जैसा भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उस दौड़ में आप शामिल हैं कि आप चाहे धीमे दौड़ें या तेज दौड़ें, लेकिन तालियां आपके लिए भी हैं। अब सवाल सिर्फ थोड़े से ये
उठ रहे हैं कि हम अपने दिशा को और अपने गति को इस तरह से सही दिशा और एक अच्छी गति हमारे काम को मिल सके। इसी के लिए कोशिश ये हमने की कि आपके काम के अंदर एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है, आपके पास एक स्किल जो आपने डेवलप की कर ली है, आपके काम का स्टडी पार्ट जो इतना साउंड हो चुका है। अब उसके बाद और क्या शेष रहता है कि कला को श्रेष्ठतम कला होने की जो संभावना है, वो जो शेष बची है, हम सभी लोग उस यात्रा में शामिल हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि हमारी कला में और नया कुछ और हो पाए, और हम अपने आपको भी हमारे साथ शामिल कर रहे हैं कि आपकी कला में भी और कुछ क्या और हो सकता है। आपकी कला पर बातचीत का जो मकसद था वो यही था कि आप कुछ सवाल अपनी कला को लेकर, बहुत सारे ऐसे दुविधाएं, कुछ विसंगतियाँ, कुछ कन्फ्यूज़न ऐसे हो सकते हैं, आपको लगता हो कि हमारी कला में हमें जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही तो है ही, लेकिन क्या और बेहतर, इससे कुछ और बेहतर हो सकता है। कुछ लोग लगातार इसके लिए क्यूरियस है, जिज्ञासा उनके अंदर बनी हुई है, वो जानना चाहते हैं कि हमारा रास्ता और ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। मैं उन्हीं लोगों को इशारा कर रहा हूँ जो अपनी कला के बारे में कुछ जानने के इच्छुक हैं, जो अपनी कला की धारा को और रिफाइन करने के इच्छुक हैं। वो लोग आए, सामने आए, प्रश्न करें, बातचीत करें, ताकि प्रमोद जैसे एक्सपर्ट आप लोगों को एक अच्छी राय, अच्छा मशवरा दे सकें। मानना न मानना, मानने के लिए या न मानने के लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, कोई बंदिश नहीं है। तो मैं इसी आमंत्रण को प्रमोद के द्वारा वापस से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, प्रमोद को माइक दे रहा हूँ, और फिर आपसे मैं चाहता हूँ कि आप अपने सवाल या जो भी जिज्ञासाएँ हैं वो आप सामने लेके आएँ, ताकि इस सेशन का लाभ सभी को मिल सके। प्रमोद जी। थैंक यू सो मच लोकेश जी। मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है कला के बारे में बात करना, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कला की गहराई और ऊंचाई को समझना मेरे लिए भी बड़ा एक एनिग्मेटिक रहा है, कंफ्यूजिंग रहा है। कहाँ रुकेगी, कहाँ तक करना है, ये विचार मन को दहलीत भी करता है, सोचने में कई बार मजबूर भी करता है कि करना क्या है, कला क्यों हम कर रहे हैं। मैं खड़ा होकर बात करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का सर सर आइए। तो सबसे पहले मैं अपने नवोदित कलाकार जो अभी सीख रहे हैं, जो कुछ आगे भविष्य में बनना चाहते हैं, उभर करके आना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट और एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, और साथ में हमारे वरिष्ठ कलाकार विद्यासागर जी और विनय जी एवं अन्य सभी, मैं उन सबका गौरी शंकर जी स्वागत करता हूं, और दिल से आभार उनका कि यहाँ पे वो सभी पधारे। कला, देखिए कला क्या है, व्हाट इज़ आर्ट। आप सब आज एक बहुत बड़े प्रश्न के साथ यहाँ खड़े हैं। आप कला क्यों कर रहे हैं? आपने कलाकार बनने की क्यों सोची? कला से आपका क्या मकसद है? आप अपने आप से पूछें। अगर आपने ब्रश, रंग, पेपर, कैनवस अगर हाथ में ले लिया है, कोई और चीज़ के छोड़ करके, तो आप सोचें कि आपने ब्रश, कलर, रंग क्यों लिया है, आपके जीवन में इसका क्या अर्थ है। पहली चीज़ तो अपने आप से पूछना सीखें, अपने आप को पहचानना सीखें, खोजना सीखें कि आपने इस मीडियम को क्यों चुना।
कला को क्यों चुना, कला है क्या। और जब आप ये पूछेंगे कि कला है क्या, तो शायद आपको खोज पाना बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी कि कला है क्या। और जब कला की बात करते हैं व्हाट इज़ आर्ट, तो अब वहाँ पे क्रिएटिविटी की बात होती है, क्योंकि कला सिर्फ बाजार नहीं है, कला क्रिएटिविटी है। बाजार में बिकने वाली चीज़ कला नहीं हो सकती है, इसको आपको मान के चलना होगा। क्रिएटिविटी जुड़ता है तभी कला होता है, कलात्मकता की हम बात करते हैं। और जब क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो हाउ टू बी क्रिएटिव, हमारा पहला प्रश्न आता है, क्या कैसे हम क्रिएटिव बने, क्रिएटिव होना क्या प्रोसेस है। अगर आपने कला चुना है तो इसका मतलब आप सभी क्रिएटिव हैं, आपके इमेजिनेशन है, इंट्यूशन है, नॉलेज है, आपके पास वो सभी कुछ है। एवरीबडी इज़ क्रिएटिव। अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप क्रिएटिव हैं तो यू हैव ए प्रोसेस टू propound अ थ्योरी। आपके अंदर एक थ्योरी, नया विचार जन्म करने की ताकत भी है, शक्ति भी है। और थ्योरी क्या हो सकती है, इस पे आपको तुरंत सोचना होता है। अब आर्ट की डिफाइन करना कि व्हाट इज़ आर्ट, ये 2-3 शब्दों में हो जाता है। कला क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। लेकिन जब आप कला को जीना कैसे है, क्रिएटिव कैसे बनना है, तो बीइंग ए क्रिएटिव इट इज़ योर वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, इट्स अ वे ऑफ responding to the nature, responding to the world around you. This is creativity. This is the process of being creative. आप अपने आसपास इर्द गिर्द चीज़ों को समझते हैं, पहचानते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ये क्रिएटिव होता है। आई थिंक बच्चा सभी क्रिएटिव होता है। स्कूलों में बचपन में शायद 1 साल, जन्म के 1 साल बाद ही वो इतना क्रिएटिव होता है, उसके विजन इतने स्ट्रांग होते हैं, उसके इमेजेस इतने स्ट्रांग होते हैं। उस लेवल में अगर एक मैच्योर आर्टिस्ट या पर्सन को आने में शायद 50 साल भी लग सकता है। पिकासो हिमसेल्फ से कि मुझे 60 साल लगे इन बच्चों जैसे क्रिएटिव बनने में। तो आपको ये समझना कि क्रिएटिविटी कोई चीज़ कोई मार्केट में नहीं है कि आप वहाँ से ख़रीद लें या उठा के घर ले आएँ या यूँ ही आपको आ जाएगी। इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू लर्न। लेकिन उसका जो बेसिक चीज़ें हैं कि आप बचपन से ही क्रिएटिव हैं, आप बचपन से ही अपने आप इर्द गिर्द चीज़ों को समझने लगते हैं, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, कौन से ऑब्जेक्ट्स जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं आर्ट में, मेरे काम की है, मुझे पसंद आती है और कौन से नहीं आती है। जिनको हम पसंद करते हैं हम अपने पेंटिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं, हम अपने दूसरी चीज़ों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ है कि इट चेंज द वे ऑफ लाइफ। इट्स बीइंग ए क्रिएटिव इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग योर सेल्फ, प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग योर सेल्फ टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स एनी एलिमेंट, टुवर्ड्स एनीबॉडी। इमोशंस उसमें एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। इमोशंस का ज़रूरी होना होता है। मैं बहुत सारे पेंटिंग्स देख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी का अभाव है। अधिकतर 70% वर्क्स में क्रिएटिविटी का अभाव है। उस बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको क्रिएटिव बनना है, रिस्पॉन्ड करना है। ये आपका आउटलुक है कि आप कैसे देखते हैं, आप उसके पीछे आपके विचार क्या हैं। वन फॉर्म गिव्स यू ए डायमेंशन टू प्रोड्यूस अनदर फॉर्म। उस फॉर्म से वापस 2-3 तरह के और विचार जागृत होते हैं और फिर आप तीसरे, चौथे, 5वें तरह के डायमेंशन की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन एक से दूसरे फॉर्म की तरफ जाने में आपको साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग सकते हैं। कई बार एक ही फॉर्म को समझने में शायद आपको सारी उम्र लग जाती है, क्योंकि माइंड का जो ग्रोथ है, माइंड का जो रिस्पॉन्ड है टुवर्ड्स पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स है, वो तब तक रुकता नहीं है जब तक कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। तो आर्ट इज़ अबाउट कि आप चीज़ों को समझें, बनाएं, रिस्पॉन्ड करें और फिर उसको अपने तरीके से, अपने समझ से एक नया रूप दें। क्रिएटिविटी कॉपी करने में नहीं है। अगर आप सिर्फ इमेजेस को कॉपी कर रहे हैं, यू आर जस्ट अ कॉपी।
यू आर बीइंग रिपीटेटिव। आप एक नहीं 50 वर्क ऐसा कर लें, अगर यू आर ए रिपीटेटिव पर्सन, आप ओरिजिनल नहीं हो सकते। आप में वो ओरिजिनलिटी आ नहीं सकती है। आप 1000 काम कर लें, आप रिपीटेटिव हैं। यू आर कॉपिंग, नॉट बीइंग एन ओरिजिनल और जेन्युइन। आपके विचार उसमें रख कर आप जेन्युइन पर्सन नहीं हो सकते। भाई ग्रेट आर्टिस्ट इतने सारे, उन सब के काम देखते हैं, वो अलग क्यों है? वो अलग इसलिए कि उन्होंने अपने तरीके से, अपने समझ से अलग अपने आप को किया। प्रैक्टिस करिए, डू गुड प्रैक्टिस, बार बार अच्छी प्रैक्टिस करिए, बैड प्रैक्टिस नहीं करिए। बैड प्रैक्टिस इज अबाउट कॉपिंग, गुड प्रैक्टिस इज अबाउट क्रिएटिंग, जो कला में होनी चाहिए। आपके पास एक ही चीज़ को, वाटर कलर, जैसे मैं वाटर कलर भी देखता हूँ तो मोस्टली आर डन फ्रॉम फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ आपको कहीं ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगी। आपके उसमें इट्स अ डेड रेप्लिका ऑफ व्हाट यू सी फ्रॉम द इमेजेस फ्रॉम योर मोबाइल और समथिंग लाइक फोटोग्राफ से देखते हैं, उससे कहीं आप नहीं पहुंचेंगे। व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ नेचर, व्हेन यू सिट अंडर द सन, जिसको आउटडोर कहते हैं, प्लेन एयर कहते हैं, आपके साथ हवा है, प्रकृति है, पेड़ हैं, सूरज है, रोशनी है, चाहे दिन का हो, सवेरे का हो, शाम का हो। आपने ऐसे कई आर्टिस्ट देखेंगे, हम क्लॉद मोने को देखा होगा आपने, उन्होंने कैथेड्रल दे रुआ बनाया, और वो एक पेंटिंग नहीं बनाई है, उन्होंने 60 से 70 पेंटिंग बनाई है, छोटे से बड़े तक, 5 फीट 6 फीट तक की पेंटिंग बनाई है, 1-1.5 फीट के से लेकर के। और उन्होंने हर एक समय पे, सवेरे, शाम, दोपहर, रात, मतलब गोधूली के समय भी, और उन्हें हर एक मौसम में बनाया। वो इतने ऑब्सेस्ड थे कैथेड्रल ऑफ रुआ से कि उन्होंने उसको करीब के कई साल काम किया, और वो बाहर बैठ कर के ही उसको बनाते रहे। आप कहेंगे कि एक ही कैथेड्रल का कैसे बनाया जा सकता है? आप उनके पेंटिंग को देखें कि वो 60-70 पेंटिंग है, और उन्होंने इतने खूबसूरत रंगों से बनाया है कि हर पेंटिंग अपने आप में लाजवाब है। आपको फील कराती है कि उस समय में आप खुद बैठ कर के उसे देख रहे हैं। जब ये फीलिंग आप में आए कि उस पेंटिंग को आप सामने नहीं देख रहे हैं, बल्कि उस कैथेड्रल को देख रहे हैं, और उस सर्दी के मौसम में, उस गर्मी के मौसम में, उस स्प्रिंग के मौसम में, तो वो पेंटिंग अपने आप में सक्सेसफुल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको काम के साथ इमोशंस को जोड़ने हैं, इमोशंस जो आपको नेचर इवोक कर सकता है, आप अपने आप पैदा नहीं कर सकते। आप इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ। टू क्रिएट ए ट्री यू हैव टू क्रिएट ए लव फॉर ट्री। टू क्रिएट ए वर्क ऑफ आर्ट, टू बी क्रिएटिव, आपको लव पैदा करना होगा अपने आप में, जो आपको ले जाएगी वहाँ तक। और तभी आप सक्षम हो पाएंगे कि आप उस चित्र को बना पा रहे हैं। पेड़ को बनाना हो तो फोटोग्राफ से नहीं बनाएं, मोबाइल से नहीं बनाएं, ये सब डेड है, बेकार की चीज़ें हैं, ये आपको कोई काम नहीं आएगी। आपकी सारी ज़िंदगी यूँ ही व्यर्थ चली जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब आप सामने बैठ के बनाते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादा मदद देंगी। अब व्हाट इज़ आर्ट भी कहें तो व्हाट इज़ आर्ट? कला को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कला जिसको हम सीखते हैं, हम उससे कभी बड़े नहीं हो सकते। वी आर स्टिल लर्नर, वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग टू नो द बारीकी को जानने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर किसी चीज़ की बात करें तो टू लर्निंग और अनलर्निंग के बीच में जो आपकी स्मृतियों में है, जो आपके मेमोरीज में है, और जिसे आप बनाते हैं, वो कला है। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में जो बचता है वो कला है। आदि और अंत के बीच में जो आपको समझ आता है वो कला है। तो कला का ये शब्द सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा इसका विस्तार है, और ये विस्तार बहुत लंबा है। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस 1 दिन 2 दिन 10 दिन 10 पेंटिंग 20 पेंटिंग बना लेने से कहीं आप कलाकार नहीं बनते। कलाकार बनना बहुत कठिन काम है। आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो आप सब चीज़ इकट्ठा करेंगे, लेकिन जब आप एक साधु का जीवन जिएंगे, आप सब चीज़ का त्याग करेंगे। आर्ट इज समथिंग अबाउट रिलीविंग योर सेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ एवरीथिंग जो आप चाहते इकट्ठा करना।
कला से आप अपने आप को रिलीव करते हैं, आप रिलीविंग ऑफ टेंशन्स, आप अपने अंदर के एक अलग अनुभव को आप जागृत करते हैं। तो आप ऐसे भी देखते हैं, आप जो साधु होते हैं, जो घर घर अन्न मांगने जाते हैं, वो सांसारिक होते हैं। उनका सिर्फ सारे दिन में चीज़ों को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करना होता है। लेकिन जैसे जैसे साधु और इस प्रोसेस से हटते हुए जब वो संत की भूमिका में चले जाते हैं, तो और उनका जीवन और सिंप्लीफाइड हो जाता है। वो चीज़ों को हटा देते हैं, शरीर के तन के कपड़े भी कम हो जाते हैं। उससे भी बड़े जो संत होते हैं वो हिमालय पे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन। इस सिंप्लीफिकेशन जितना होगा, आप चीज़ों को उतना बेहतरीन समझ पाएंगे। आपके चित्रों में भी बहुत चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट्स हैं, लेकिन एलिमेंट्स को कितना रखना और कितना हटाना है। एक ड्राइंग रूम में आपको 4 टेबल रखनी है, 3 कुर्सी रखनी है, कहाँ रखनी है? कंपोजिशंस, जैसे मैं अगर बात करूँ तो एक ही सब्जेक्ट पे आप 10 कंपोजिशंस करें, 15 करें, 20 करें, एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही टॉपिक पे। टॉपिक की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉपिक ले रहे हैं तभी 10-15 को उसके लेआउट्स बनाएं। एक लेआउट्स बना के उसको फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, आप आधे कचरे सोच के साथ उसको पूरा कर रहे हैं। जब आप 15-20 बनाते हैं तो आपकी समझ में आता है कि कंपोजिशन क्या होता है। 4 कुर्सियों को 4 कोने पे रखें, या 4 कुर्सियों के बीच में रखें, या 4 कुर्सियों के दीवार के साइड में रखें। कंपोजिशंस के कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको कंपोजिशंस कैसा करना है। ये तभी आप निर्णय पे पहुंचेंगे जब आप उसको प्ले करेंगे। प्ले विद एलिमेंट्स, प्ले विद थॉट्स, और थॉट्स को जितना आप प्ले करेंगे वो उतना रिफाइन होगा, क्योंकि आर्ट आपको रिफाइन करती है, आपकी सोच को, आपके जीने के ढंग को, आपके व्यवहार को, आपके आचरण को, आपके समग्र चीज़ों में जब वो रिफाइन करती है तो आपके अंदर एक फ़िलॉसफी आती है। नाउ व्हाट इज़ बियॉन्ड आर्ट? बियॉन्ड आर्ट फिर फ़िलॉसफी लाइक करती है, और वो जो फ़िलॉसफी आपकी कला से जब जुड़ जाती है, आप एस्थेटिक्स पैदा करते हैं। वो एस्थेटिक्स इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो ज़रूरत है हमें एस्थेटिक्स पैदा करने की, एस्थेटिक्स क्रिएट करने की। वो तभी आएगी जब आप बहुत गहन चिंतन में जाएंगे, थोड़े से सोच को लेकर के। हालांकि स्टार्टिंग में ही होता है कि आप छोटी छोटी सोच को लेकर के काम करते हैं, थोड़े से इमेजेस को लेकर काम करते हैं। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। लर्न करना है टेक्निक्स, क्योंकि टेक्निक्स को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, ट्राई विथ एवरी मीडियम, ट्राई विथ एवरी टेक्निक्स। मीडियम एक ही नहीं है, ऑयल नहीं है, एक्रिलिक नहीं है, वाटर कलर नहीं है, इसके अलावा 50 मीडियम्स हैं। आज के आधुनिक मीडियम की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कहें, डिजिटल मीडियम कहें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज यूज़ हो रही है। ये एक अलग विधा है जो आज नए तरीके के जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, और पोस्ट मॉडर्निज्म से भी आगे कुछ अगर बढ़ गया तो मेटा मॉडर्निज्म की तरफ चला गया। आपको विधा बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी है। एक ही चीज़ को, एक ही पेड़ को आप चारकोल में भी बनाएं, पेंसिल में भी बनाएं, पेस्टल में भी बनाएं, वाटर कलर में बनाएं, आपको समझ आएगा कि डेवलप द लव फॉर दैट ट्री। इसी से आप कहीं और कुछ उस पेड़ को नए रूप में प्रदर्शित कर पाने में सफल होंगे। तो किसी भी रूप को एक बार बना लेने से और कुछ समय तक कर लेने से वो पूर्ण नहीं होता है। वो आप एक हिस्टोरिकल, आप एक आर्टिस्ट ऐसे मोरांडी करके एक कलाकार हुए हैं जिन्होंने सिर्फ बोतलें बनाई है, स्टिल लाइफ बनाया है। लेकिन क्या गजब का स्टिल लाइफ बनाया है मोरांडी करके। आप उसको देखेंगे नेट पे भी, तो आपको जो उन्होंने जो बोतल को बनाया है स्टिल लाइफ के रूप में, कंपेरेबल नहीं है। इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर। हिस्टोरिकल भी, हिस्ट्री में भी हमारे चाहे रेनेसांस काल से लेकर के आप मैनरिज्म और यहाँ तक आप कहें कि न्यू क्लासिसिज्म तक जो वर्क है काफ़ी रियलिज्म के साथ है। स्टिल लाइफ बहुत ही सुंदर बने। इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट ने भी अगर देखें तो बहुत सारे अच्छे सुंदर स्टिल लाइफ बनाए। मैंने स्टिल लाइफ भी यहाँ देखे। हमारा काम स्टिल लाइफ को स्टिल लाइफ की तरह देखना नहीं है,
इस मृत्यु में भी जीवन खोजने का एक प्रोसेस होना चाहिए। स्टिल कहते हैं हम, निश्चल कहते हैं, मरा हुआ कहते हैं जीवन, लेकिन मरा हुआ नहीं है। वो कलाकार तो जिंदा है। उस जीवन में, उस मृत्यु जीवन में आप प्राण लाना, ये आपका काम है। आप मृत्यु को मृत्यु की तरह दिखा रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ रही हैं, आप उसको जीवित कर रहे हैं। स्टिल लाइफ बिकम्स विथ लाइफ, इट कम्स वेरी लाइवली। तो ये आपको सोचना है कि मुझे करना क्या है, अपने आप के अंदर को खंगालना है, देखना है, सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सभी के पास अपने विचार हैं, पावर टू डिफाइन देमसेल्फ। आपके अंदर अपने आप को डिफाइन करने की शक्ति है। आप किस तरह के कलाकार हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको पढ़ें, देखें, उन कलाकारों को, उनके कामों को देखें, उनके विचारों को देखें, उनके प्रोसेस को देखें, वो जानने की कोशिश करें। आजकल के एक बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आपने नेट देखा और उसमें से किसी की वर्क आपको पसंद आ गया और आपने उसको कर लिया। ये आर्ट नहीं है। आर्ट आपको साधना की तरह देखना है। संगीत जैसे साधना है, रियाज करना होता है, आर्ट प्रैक्टिस करनी होती है साधना की तरह। ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट अभी आ रहा है। आर्ट में रिजल्ट कभी, अगर आप सही कला का निर्माण कर रहे हैं, या आपको रिजल्ट तब नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें और भी बाकी है जिसे आपको पूर्ण करना है। रिजल्ट सिर्फ बिकने वाली चीज़ों के होते हैं। कलात्मक चीज़ों का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। आपको बहुत लंबे तक अथक प्रयास करना होता है, ताकि वो आपको नहीं, वो सारी दुनिया को एक समय ऐसा लगे कि ये वाकई इसके बारे में कहा जा सकता है, इसके बारे में लिखा जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। वो कब आएगा? जब आप एक लगातार एक प्रोसेस में लंबे समय तक उसकी साधना करते हैं। संगीत आपने देखा होगा, बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं, लेकिन वो एक दिन के परिणाम नहीं है। सक्सेस इज नॉट अ डे वर्क, इट इज़ आपको लेयर्स है, लेयर्स ऑफ प्रैक्टिसेस है, जो इतने सालों का एक साथ जुड़ करके अचानक से इट कम्स ओवरनाइट। दिस इज सक्सेस। वन डे वर्क कोई भी सक्सेस नहीं होता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आप देखिए कि आप जल्दी रिजल्ट पाने के इच्छा से अगर आप कला से जुड़े हुए हैं तो आप नहीं करें, आप कोई दूसरा प्रोफेशन ले लें। बहुत सारे प्रोफेशन हैं। कला को एक बाजार की तरह से देख रहे हैं कि आपको इससे अर्न होगा, तो आप कला नहीं करें, या अपने आप को कलाकार के रूप में शामिल करने की होड़ में ना आए। कलाकार दिख जाने से चित्रों के कलाकार नहीं होते हैं। इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ सोसाइटी, इट इज़ द पीपल हु रिकॉग्नाइज यू, तभी आप एक, और कलाकार होना बहुत कठिन काम है। स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हाट वी डोंट नो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने आप को खंगालिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप टेक्निक्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टेक्निक्स 2 महीने से 3 महीने के बीच में सीखा जा सकता है, लेकिन टेक्निक के बाद क्या है वो आपको खोजना है। टेक्निक के साथ आपके पास जो सोच है, उस सोच को कैसे उभारना है उसके बारे में सोचना है। इट टेक्स टाइम। आपके पास बहुत परेशानी आएंगी, आपको ऐसा लगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। डिप्रेशन भी होगा। कला करना बहुत डिप्रेशन भी देता है। ये उन कलाकारों से आप पूछिए जो सक्सेस प्राप्त किए हैं, वो कितने डिप्रेशंस में रहे हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बहुत सारे आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि इतना आसानी से वो उस मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने उसको जिया है, चाहे वो परेशानियाँ हो, दर्द हो, मानसिक तकलीफ़ हो, तब जाके उनकी सोच में उस तरह का एक कलात्मक अभिव्यक्ति आ पाई है। और कुछ बोलना है? हाँ, मैं इन्हीं बातों से अपने विचारों को सवाल आमंत्रित करना, हाँ, विराम देता हूँ। शायद बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसके लिए हम एक जनरल टॉक कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, कलात्मकता कैसे अपने अंदर पैदा करनी है। हाउ टू बी क्रिएटिव एंड हाउ टू बी व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। सवाल अगर कुछ हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।
आप में से कोई भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न यदि आता है तो वो स्वागत योग्य है। नमस्कार। सर, क्रिएटिव होने के लिए, ओरिजिनल होने के लिए क्या हमें पेंटिंग से इतना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि हम जब पुराने आर्ट को देखते हैं, नगमा में जाते हैं तो मैस्मराइजिंग हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम करने बैठते हैं तो थोड़ा इंसान जो दिखता है तो मुझे तो हमेशा पता लगता है कि ये वहाँ से आया है। तो क्या ये हमें देखना बंद कर देना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग देखिए। आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, बड़े बड़े गैलरियों में जाके देखिए, बड़े बड़े आर्टिस्टों के एग्जीबिशंस देखिए। ये सब आपके सोच को एक नए तरीके से ढालेंगे। इंस्पायर होना अच्छी बात है, इंस्पिरेशन मिलना अच्छी बात है, बट टू कॉपी इज़ द डिजास्टरस थिंग। आप जब कॉपी करने लगते हैं आप डिजास्टर करते हैं अपने आप के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने प्रोसेस के साथ, और वो आपको 1 या 2 पेंटिंग तक ही लीड करेंगी, उसके बाद आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे। हो सकता है कि आप 1 नहीं, 2 नहीं, 6 महीने, साल भर तक आप स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि आपने कॉपी किया है। आपने एक पेंटिंग देखी है, उससे आपने 2 पेंटिंग बनाई है, मगर उसके आगे का रास्ता आपके पास नहीं है। आप रुक जाएंगे, 1 साल तक आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आप इंस्पायर होइए, पर उनके प्रोसेस को जानिए, लर्न, और उनके बारे में पढ़िए, उन कलाकारों की जीवनी को पढ़िए। वैन गॉग एक दिन का आदमी नहीं है। वैन गॉग ने ये चाहत के साथ पेंटिंग नहीं की कि मुझे वर्ल्ड फेमस होना है या मेरी पेंटिंग करोड़ों डॉलर में बिके। उसके अंदर का एक वो था, क्या बोलते हैं, एक विचार ऐसा था कि मुझे काम करना है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। और वो काम लगातार करते गए, भले लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। आप जो भी काम करेंगे, आपके काम पे हो सकता है कि 10 में से 7 लोग नेगेटिव प्रतिक्रिया देंगे, बेकार है, क्या बना दिया, क्या नया बना दिया, इससे तो पहले अच्छा था, या आपने कुछ नहीं किया। बट टेक इट एज ए वेरी पॉजिटिव आप कमेंट कि आपके काम को देख कर कोई नेगेटिव रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके काम से अफेक्ट हुआ है। इट हैज़ पावर टू अफेक्ट पीपल एंड ड्रॉ अ नेगेटिव कमेंट टुवर्ड्स यू। तो आप सोचिए कि आपने बहुत अच्छा किया है। टेक इट वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिवली अगर आप होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो आप जो करें उसको करते जाइए। किसी ने नेगेटिव कमेंट दिया और आपने बंद कर दिया काम को, तो आप अफेक्ट हो गए। ही इज़ मोर पावरफुल देन यू और शी इज़ मोर पावरफुल देन यू। आप इस चीज़ को सोचें। इसलिए आर्टिस्ट का काम ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बड़े आर्टिस्ट, आप संवाद करिए कलाकारों से, बड़े आर्टिस्ट से, वो कैसे काम करते हैं। उनके जीवन एक दिन का नहीं है, उनकी कलात्मकता एक दिन की नहीं है, एक लंबे अध्ययन और मेहनत के बाद है। उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। स्टिल दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड लर्निंग। ये आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, और प्रमोद ने जो बात कही, जहाँ से शुरू की, वो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। वो ये है कि आप जब भी किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं और आपकी कला पर जब उसका असर आता है, तो वो असर 1 या 2 या 4 पेंटिंग तक तो रह सकता है। उसका कारण ये है कि उसकी जड़ आपके पास नहीं है, उसकी जड़ वहाँ है। आपने उसको ऊपर से कहीं से पकड़ा है, ऊपर से उसके फूल पत्तों को लगा लेने से वो पत्ते मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे। और उसकी जो असल रूट है, उसके पास जो क्रिएटिविटी थी, उसकी जो जड़ उसके पास है, वो आपके पास अपनी जड़ नहीं है, वो आपकी जड़ है भी नहीं। तो हमें अपने अंदर से, हमारे अंदर कोई ऐसा कोई स्रोत होता होगा। हर कलाकार के अंदर है। गुलजार गाने लिख रहे हैं तो कितने समय से गाने लिख रहे हैं, और हर बार वो कॉन्टेम्परेरी है, और हर बार उनके गानों उनका जो कविता है वो कितना खूबसूरत बन के आ रहा है। तो वो खजाना कहाँ से है? तो कलाकार एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा कुआं है कि जिसमें से जितना पानी निकालो, जितना रचनाएं निकालो, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो चुकता नहीं है। इट इज़ एंडलेस। ये क्रिएटिविटी का पहचान है कि उसके पास उसकी कल्पनाशीलता और उसकी रचनात्मकता का कभी सीमा नहीं आती, वो असीमित है। हमें अपने उस स्रोत को ढूंढना चाहिए। हमारे अंदर वो स्रोत है और सभी के अंदर है।
और कोई प्रश्न? ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं कुछ अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पनाओं से कुछ बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर उसमें ये दिक्कत आती है कि पहले जो मैंने सोचा था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब दोबारा मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो वो फिर दिमाग में नहीं आ पाती और 10 चीज़ें उल्टी चलती है। तो कैसे मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे सिर्फ एक चीज़ को ही पे करके निकाल सकता हूँ पीडीएफ में? देखिए, ये बड़ा आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप सोचते हैं कि जो पहले जो मैंने सोचा था वो बहुत अच्छा था और अब मैं नहीं सोच पा रहा हूँ वैसा, वो आपको तकलीफ़ देगा। जो चीज़ें आपने सोची और आपके दिमाग में नहीं ठहरी, उस चीज़ को नहीं सोचना है, उसे जाने दें, आप भूल जाएं उस चीज़ को। लेकिन उस भूलने की प्रक्रिया में पहले वाली चीज़ से जो आपके पास बच गई हो उसको इस्तेमाल करें, वही आपको कलात्मकता की ओर ले जाएगा। जो अच्छा लग रहा है जिस वजह से, वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो उतना अच्छा हो जितना आपको लग रहा है। ऐसा कई दफ़े होता है कि हमें पता नहीं होता, हमारी पेंटिंग में जो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उलझा हुआ लगता है, कई दफ़े बाद में पता लगता है कि वो एक अच्छा हिस्सा था। एक बड़ी पेंटिंग जो भी, मान लो मैं आज कोई पेंटिंग कर रहा हूँ तो वो पूरी पेंटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन उसमें कोई हिस्सा अच्छा होता है और वो मुझे बहुत बाद में पता लगता है कि यार इसमें ये अच्छा है। तो अच्छा और बुरा का जो रुचि है वो आपका मेंटल स्टेटस जो उसको रिकग्नाइज कर रहा है कि ये अच्छा है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन भी ऐसा हो सकता है कि तात्कालिक रूप से गलत हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना हो, और जो आपको बुरा लग रहा है वो शायद बहुत अच्छा हो। अच्छे और बुरे की कोई डेफिनेशन नहीं है, हेलो सर। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल ये है कि जब आप 10-15 मिनट बोले कला पर, तो मेरा ये पहला सवाल है कि उस टाइम आप एक कलाकार थे या एक कला शिक्षक की तरह कह रहे थे? ना मैं कलाकार था ना कला शिक्षक था। कलाकार होता तो मैं उसकी प्रैक्टिस की बात करता। मैं कला शिक्षक जो होता है वो फिर आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में बड़े नियम के साथ बात करते हैं। मैं आपको एक अनुभव की बात कर रहा था कि अपने आप को खोल देना है, आप किसी नियमों में ना बंधें। वाटर कलर में काला रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस नियम में नहीं बंधें, आप उस नियम को तोड़ने की कोशिश करें। अगर आप ग्रामर पे ही चलते रहेंगे सारी ज़िंदगी तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे सेंटेंस के अलावा नावल कभी नहीं लिख पाएंगे। अच्छा सेंटेंस तो आप बना लेंगे, अच्छा लेटर लिख लेंगे, अच्छा एप्लीकेशन लिख लेंगे, लेकिन आप नावल लिखने की आप में प्रतिभा नहीं जागेगी। तो आपको जब नावल और कहानियाँ लिखना हो तो आप ग्रामर को तोड़ें। तो मैं अपने अनुभव की बात कर रहा था। आपका सवाल ये शिक्षक के रूप में था या सॉरी इसको भी एंगल, डबल एंगल से सुना तो मैं खुद कंफ्यूज था, तो मैं एक बार एक्चुअली पूछ लेता हूं क्या होता है, ये कंफ्यूज हूं। क्योंकि कला शिक्षक होना एक अलग बात होती है और एक कलाकार अनुभव जो शेयर करता है उसका एक अलग होता है। अलग होता है, एक नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है सर? एक कला शिक्षक को कलाकार होना जरूरी है, और जब तक वो कलाकार है तभी वो अच्छा शिक्षक है। तो हर शिक्षक तो नहीं हो सकता। हर शिक्षक तो कला शिक्षक नहीं है, केवल शिक्षक वो तनख्वाह लेता है, बच्चों को भ्रमित करता है, समय खराब करता है और आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं करता। इसलिए प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट होना हर कलाकार के, हर कला शिक्षक के लिए जरूरी है। हर कला शिक्षक को कलाकार होना जरूरी है। आप वाटर कलर करना नहीं जानते और आप वाटर कलर का अनुभव कैसे लेंगे? तो यही तो बात सर मैं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि कला शिक्षक को कलाकार होना जरूरी है। सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब एकदम से उस चीज से मेरा आगे करने की बात नहीं करना था, तो मैं ठीक हो गया वहाँ पर। ठीक है, काम कर लिया अपना।
लेकिन ये है कि जब एक क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो स्किल पर कल का ही थोड़ा सा ये मुद्दा है कि अगर स्किल सीखते हैं तो स्किल का अकेडमी से शिक्षक दूर को लेके जा रहे थे कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आर्ट मेरा है वो आर्ट मेरा जैसा नहीं है, क्रिएटिविटी में स्किल नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन आर्ट करने के लिए एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या स्टूडेंट में आप होना जरूरी नहीं है। रोना क्यों नहीं है? रोना तो बिना आपको कला भी हो सकते हो। रोना नहीं, होना। होना, अच्छा सॉरी, नहीं खराब नहीं, खराब तो हो जाएगा कि आप सीख जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं सॉरी मैं बीच में बोल गया, मुझे बोलना नहीं बहुत सही। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि एक कला शिक्षक वही हो सकता है जो एक कलाकार है, जिसके पास कला की समझ है। यदि समझ नहीं है, वो कलाकार होगा तभी कला की समझ होगी, और समझ होगी तभी वो कला का शिक्षक हो सकता है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल फिनोमिनल फैक्ट है जो सर ने कहा। मैं इसका समर्थन करता हूँ, और मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कलाकार शिक्षक होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो हाँ, शिक्षक है वो जरूर कलाकार का एकेडमिक, हाँ, कलाकार जो है वो शिक्षक जरूर होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो शिक्षक है कला का उसका कलाकार होना। तो शिक्षक नहीं हो पर कलाकार। नहीं आप सर, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आपको कह सकती सर, शिक्षक का जब हम तो परिभाषित करते हैं, शिक्षक मतलब प्रोफेशनल शिक्षक नहीं है। शिक्षक मतलब ये है कि यदि मैं किसी सीनियर आर्टिस्ट से कुछ सीख रहा हूँ या आसरा से कुछ सीख रहा हूँ, तो ये मतलब इसका शिक्षक नहीं है, इसमें मैंने सीखा। वो मुझसे कहीं बेहतर कलाकार है, आप उससे बेहतर कलाकार है, वो आपसे सीख रहा हूँ। फिर दोबारा बात नहीं, आज ही निकलने का नहीं, वो आज रुकेंगे, आज रुकेंगे, वो नहीं निकलेंगे, है ना? मिलते हैं, बात करें। मैं बधाई आपको, मैं थोड़ा बिजी हो गया। तो हम सीख पाए। सर मैंने वही तो सर के नतीजे शिक्षक नहीं, सर तो शिक्षकों के शिक्षक हैं। शिक्षक हो ना हो वो जरूरी नहीं हो भी सकता है। सर एक बात बड़ी आपने अच्छी कही, मैं समझ पा रहा हूँ। बात मीडिया की आ रही थी कि अपना मॉडल कलर लेते हैं, वाइट पेंट लेते हैं, या दुनिया भर की मीडिया बहुत प्रयोग करने के बाद मैंने जयपुर चूँकि रंगीन रंगों की नगरी है, मैंने कलर्ड स्टोन्स को यूज़ किया। जितने कलर्ड स्टोन्स दुनिया में बिकते थे वो इकट्ठे किए। 427 तरह के स्टोन अभी प्रेजेंट में मेरे पास हैं। तकलीफ ये आई थी कि कलर के साथ में इतने ही शेड, जो बेसिक कलर नहीं होते हैं, ड्राई स्टोन, उससे प्रयोग किया, सारे शेड गुरुओं से सीखा, उसको मैं अपना एक प्रोफेशनल या डिसिप्लिन से काम किया। आपने जो एक बात की है कि आप सोचिए कि मैंने कलर पेंटिंग बनाई, वो बिक गया है, वो व्यवसाय जिसने कहा है कलाकार अंत तक कलाकार रहता है, चाहे वो 10 साल हो 20 साल हो। आज भी सीखने की वही इच्छा होनी चाहिए, वही कार्यक्रम होना चाहिए, और वही हमें प्यास होनी चाहिए कि मैं नया क्या सीखूं। चाहे किसी भी मीडिया को, किसी भी कलाकार को, हम स्टूडेंट से सीखते हैं। हम लोग यहाँ आते हैं केवल इसीलिए कि हम स्टूडेंट से सीखें। तो ये जब तक आप में प्यास नहीं होगी, हम अच्छे कलाकार नहीं हो सकते। सर कह रहे हैं अनुभव का लाभ लेना, और हमसे अच्छे कलाकार हो सकते हैं। ये यंगस्टर बहुत अच्छे कलाकार हैं, मतलब उनकी जो सोच है, हम तो कॉपी वर्क कह रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो अपना सोच है, जिस तरह से मतलब काम कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है। और आज की इस आयोजन के लिए वाकई जितनी तारीफ की जाएगी। जी ठीक है, एक तो यहीं रहेगा, बहुत बात मैं कलाकार तो नहीं हूँ, आगे माइनर कई साल से इस विषय से लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि वर्सेटैलिटी और सिंगुलर डोमेन या एक अपनी आर्ट ओरिजिनल डेवलप करना, इनके से आप किस चीज़ को बेहतर मानते हैं? और शुरू में जब आप कोई भी कला शुरू करते हैं तो आप हर चीज़ कुछ लोग स्ट्रगल बड़ा करते हैं अपना स्टाइल डेवलप करने में, वो जर्नी कैसी होनी चाहिए उसके लिए कोई टिप्स हैं
देखिए, जो प्रश्न है सिंगल डोमेन्स या फिर वर्सटाइल होना आपकी बहुत बड़ी खूबी है। अगर आपके पास इस तरह का जो नेचर के द्वारा दिया गया वर्सेटिलिटी है, आप उसका उपयोग करें। लेकिन उससे फिर आपका उसके अंदर उसके साथ आपको जो फाइनल जो मुकाम है उसको आपको हासिल करना है। मैं आपको एक जंगल में छोड़ देता हूँ जहाँ पे रास्ता नहीं है। आपको जंगल में रास्ता कहीं नहीं दिखेंगे, जंगल दिखेंगे, झाड़ियाँ दिखेंगी, कांटे दिखेंगे। आप बचते हुए झाड़ियों को काटते हुए एक पगडंडी बनाएंगे, है ना। उसमें कई रास्ते ऐसे फिर बन जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो वर्सेटाइल होने का मतलब आपके पास हर चीज़ का ज्ञान है, लेकिन किस ज्ञान को आपको सही रूप में प्रैक्टिस करके आगे तक जाना है, उसकी प्रकाशता तक पहुंचना है, इसमें आपको समय लगेगा। करना एक ही है। उस जंगल के में आप कई रास्ते पगडंडियाँ काट के बनाएंगे, लेकिन अंत में एक ही रास्ता, आप कुछ चौड़ा रास्ता ढूंढ पाएंगे जहाँ से आप अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। वो आपके लिए ज़रूरी है, और चौड़ा रास्ता हर व्यक्ति बनाएगा, क्योंकि उसको बचना है, उसको निकलना है वहाँ से। तो ये ज़रूरी होता है कि एक ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बारे में मैं भी दो डायलॉग आपसे करना चाह रहा हूँ कि आपका जो वर्सेटाइलिटी का जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग जो है वो जैसे मैं समझ रहा हूँ, यदि मैं वैसा परसीव कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को सुनिएगा। ये जो तथाकथित जो शब्द है, उसका मतलब यदि ये है कि वो आइडियाज़ को इधर उधर से बोरो करके अपने काम को मल्टीपल डायरेक्शन में ले जाए, और उसे यदि आप वर्सेटाइल आर्टिस्ट बोल रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि वो खुद नहीं है। वो आइडियाज़ को बोरो कर रहा है, कभी वो ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी वो पोर्ट्रेट कर रहा है, कभी वो क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, वो ऐसा देखिए। और दूसरी बात ये है कि एक आर्टिस्ट पिकासो हुए एक सीधा सा उदाहरण है, वो क्रिएटिव भी है, इम्पल्सिव भी है, और वो वर्सेटाइल भी है, एक ही साथ है। लेकिन उनका रियलिज्म से लेकर और डबल इमेज और क्यूबिज्म तक का जो पूरा रास्ता है, वो एक दूसरे, उसकी जो जड़ है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो ऐसे नहीं है कि आप जिसकी बात कर रहे थे, जो आज जिसको मैं देख रहा हूँ, शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। कोई और? शायद ये मतलब था उनका। ठीक है, वैसे वो सब कई सारी बातें कर सकते हैं। बिल्कुल मिल सकता है। आप जिस स्टेज पे अपने आप को एक तरीके से आप क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में भी एक वर्ड है, अच्छा चले, कैथारसिस, ये प्योरिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस है। कैथारसिस जो है वो प्योरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, और वही एक ब्लिस का स्टेट है, स्टेट ऑफ ब्लिस। देखिए, जो ब्लिस है, जो फीलिंग ऑफ ब्लिस है, आप हर एक आर्ट को करने के समय और उसके अंत में आपको एक बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो जो ब्लिस होता है, वो जो अनुभूति होती है, वही आपका छोटे छोटे स्टेजों में थोड़ा ज़्यादा जितनी आपकी समझ है, वो जो महसूस होती है, वही इनलाइटमेंट है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान महात्मा बुद्ध की तरह अंत में आके मिलेगा, नहीं। तो छोटे छोटे चीज़ों में जिसमें भी जो भी तरह का काम करते हैं, इवन डेली लाइफ के जो काम करते हैं और उसमें आपको अच्छा लगता है, झाड़ू लगाने में भी आपको एक घर का जो सफाई दिखता है तो उसके में जो खुशी होती है, वो भी इनलाइटमेंट है। तो ये आर्ट के तो थ्रू तो मिलता ही मिलता है ना। आप किसी बॉन्डेज से अपने आप को मुक्त करते हैं। कला आपको रिलीव करती है, रिलीव सभी चीज़ों से मुक्त करती है और आपको एक ब्लिसफुल स्टेट में ले जाती है। तो दिस इज एनलाइटमेंट। आपने सुना होगा आत्मानाम संस्कृते। संस्कृते मतलब जो शुद्धिकरण करे,
आत्मा का शुद्धिकरण करे, इति कला। और आपने कैथारसिस को भी समझा होगा, वो भी मन का शुद्धि है, शोधन है। तो एनलाइटनमेंट हो ना हो, उसकी तरफ, प्योरिफिकेशन की तरफ आपका माइंड प्योरीफाई तो होगा ही। आप आर्ट करेंगे तो आर्ट के साथ साथ पहला तो ये घटित होगा ही आपके अंदर कि आप कंपैरेटिवली पहले से अधिक प्योरीफाई होंगे, और अधिक संवेदनशील, और अधिक सात्विक, और अधिक प्योरीफाई आप महसूस करेंगे। और कंटिन्यूसली जो रियल आर्ट के डिसाइपल्स हैं वो सभी एक ऐसी स्टेट में पहुंचते ही हैं जहां वो अपने आप को बहुत प्योरीफाई फील करते हैं। तो उसका एक माध्यम तो है ही, वैसे आर्ट ही नहीं, कोई भी माध्यम ऐसा हो सकता है, लेकिन कला के द्वारा तो आसानी से हो ही सकता है। संगीत में नाद ब्रह्म की उपासना ही है, ब्रह्म का एक स्वरूप है नाद ब्रह्म, तो ये उपासना ही है। तो ऐसा संभव तो है, और प्रैक्टिकली हम देख भी सकते हैं कि वो आनंददायक तो है ही, खुशी तो देता ही है चित्र। आप बताओ बुक्स। देखिए बुक्स तो बहुत सारे हैं। अगर आप एक अच्छी दुकानों पे जाते हैं तो कई किताबें आपको ये तय करना हो कि आप कौन सी किताब चाहते हैं, किस आर्टिस्ट की चाहते हैं, किस आर्टिस्ट की जीवनी को पढ़ना चाहते हैं, किसकी कला के प्रोसेस को आप बहुत थॉरली जानना चाहते हैं। अगर फ़िलासफ़ी की बात है तो फ़िलासफ़िकल बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलासफ़ी पे डायरेक्ट जाना बहुत मुश्किल होता है, और वो आपको कहीं ज़्यादा आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। लेकिन इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हुए जब आप लास्ट में जब उसको महसूस करने लगते हैं, तब आप फ़िलासफ़ी को ज़्यादा समझने लगते हैं। तो किताबें किसी भी आप प्रायोरिटी सेट करें कि कौन से आर्टिस्ट या कौन सी चीज़ों को, आर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्ट थ्योरी की कई किताबें, वो आर्ट थ्योरी नहीं जो हम सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, उसके अलावा देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड राइटिंग अबाउट आर्ट थ्योरी अलग होती है। आर्टिस्ट के विचारों और उसके प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन से अलग आर्ट थ्योरी होती है। वो अलग एक ठोस तरीका होता है किसी भी कलाकार को पहचानने और एक्सप्लेन करने का। तो अगर आप उस तरह की चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप ऐसी किताबें अच्छे दुकानों पर जाएं, दिल्ली में जाएं या वर्ल्ड बुक फेयर लगता है उसमें जाएं दिल्ली में, वहाँ आपको किताबें सभी मिल जाएंगे। आप कोई और प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं इस मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपना यूनिक आर्ट जो सबसे अलग हो, आप कह सकते हैं ऐसा कि वो ऐसा अलग टॉपिक है या फिर किसी से इंस्पायर्ड चल जाएगा, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे ढूंढ सकता हूँ? क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी आर्ट की हिस्ट्री पढ़ी है एंड देन ऑल द थिंग्स कि अभी मॉडर्न आर्ट में क्या चल रहा है, ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी है, सारी तरह की कलाकृति आप बना चुके हो जो भी आप सोच सकते हो एक पर्टिकुलर पार्ट में। बस इतना है कि चांद पे जाके आज तक किसी ने नहीं करी, तो वो एक यूनिक चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे कैसे होता है यूनिक आर्ट हो सकता है? आप जवाब देंगे? आप दें। देखिए यूनिक आर्ट कुछ होती नहीं है, यूनिक इज़ नथिंग। आप कहते हैं कि यूनिक मुझे बनाना है, आपकी उम्र अभी क्या हुई है, कितने साल आपने प्रैक्टिस किया है, कितना काम किया है? आप यूनिक बनने के लिए आपको सारी ज़िंदगी आपको घसना होगा। अब चावल के दानों पे भी लोग बहुत सारी चीज़ें श्लोक लिख लेते हैं, वो यूनिक है, लेकिन वो आर्ट नहीं है। आपको यूनिक आर्ट के लिए यूनिक शब्द कुछ ऐसा नहीं है कला के साथ। आपको अलग बनने के लिए आपकी रचनात्मकता में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रतिष्ठित करती हो, एक प्लेटफॉर्म पे रखती हो, और उसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत है। आपने अगर क्या क्या चीज़ें सीखी है, क्या क्या चीज़ों में काम किया है, कितना काम किया है, लेंथ ऑफ योर वर्क कितना है, कितने साल आपने काम किया। यूनिक ऐसे नहीं होता है, वो लास्ट स्टेज की बात है, उसमें जो आप करके चले जाएंगे और उसके बाद 1000-10,000 कामों में जब खोजा जाएगा तो 50 काम कुछ यूनिक अवस्था में होंगे जो सही होंगे, जिसको हम सामने रख सकते हैं। ये प्रोसेस है इसका। अब मैं इस पूरे वार्ता को एक अलग दिशा में ले जा रहा हूँ। हमारे बीच
हमारे राजस्थान के एक ऐसे लैंडमार्क विद्यासागर जी उपाध्याय सर बैठे हुए हैं। कला मेला का हर जो सोपान गुजरा है, सभी सोपानों के आप साक्षी हैं। आज जो चर्चा का विषय हमने रखा था कि आपकी कला पर, एक बातचीत आपकी कला पर, उसको रखने का उद्देश्य ये था कि कुछ हम ऐसा चाह रहे थे कि नवोदित कलाकारों को एक सही दिशा या मार्गदर्शन मिल सके। मैं हर दृष्टि से बल्कि मैं चाहूँगा कि एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य होगा विद्यासागर सर का। मैं चाहता हूँ कि सर कुछ हम सभी लोगों को कुछ कहें, कुछ बात करें, ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। तो है। इससे तुम्हें इन बुलाया मैं वहाँ, मुझे कोई आमंत्रण नहीं था और मैं कला मेला देखने के लिए मेरी ड्यूटी है। पहले कला मेले से लेकर के आज तक के कला मेले का साक्षी। ये ड्रीम कलाकारों ने स्टार्ट किया, सरकार की उससे नहीं। कला मेला जयपुर में करता, एक समय था कि जयपुर में ही कला मेला होता था पूरे देश में, और कहीं होता था फॉलो किया हम बहुत अग्रणी है। और आज भी सबको मैं बधाई देता हूँ कि हमने इस कला मेले में पार्टिसिपेट किया। ये 24वां कला मेला, जिसमें पहले 23 हो चुके और कई विषम परिस्थितियों में पहला जो कला मेला था उसका बजट था 1 लाख रुपये का, और आज जो करीब 35-40 लाख महंगाई और कोई कारण नहीं, और आज सबका ज़्यादा उत्साह है, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और ज़्यादा उत्साह हुआ है। कला मेले के 2 उद्देश्य, एक अपनी कला का प्रदर्शन और दूसरा हम अपनी कला के मार्केट को पोषण, कला बाजार को पोषण। जो ये आदर्शवादी बातें करते हैं कि कला बेचने के लिए नहीं है, कला तो हमारे स्वांत आनंद के लिए। कलाकार का कैंपेन नहीं है, कलाकार का परिवार नहीं है, कलाकार को कला सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, कलाकार को सोसाइटी में अपनी इज्जत नहीं रखनी होती है। कलाकार को अपनी कलाकृति बेचने का भी साइमल्टेनियसली प्रयास करते रहना चाहिए, और करते हैं, और सफलता भी मिलती है। कितनी मिलती है वो अलग बात है। जिनको सफलता नहीं मिलती वो शायद बहुत सारे लोग कला करना छोड़ देते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी पाते हैं, कला नहीं करते। ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रोफेसर्स इस राज्य में मौजूद हैं। सॉरी, मैं बहुत बड़ा होता है, जिनको 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 2 रुपये 8 में खर्च नहीं करते। वो अपने आप को कैसे माफ करते हैं, कैसे उनको नींद आती है, कैसे वो अपने आप को आर्टिफिशियल कहते हैं, मुझे शर्म उनको नहीं आई। पर मुझे शर्म इसलिए आती है, मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरे राज्य की जो युवा पीढ़ी है उसको कुल मिलाकर के क्या मिल रहा है, वो 8 पीरियड में किधर जा रहा है, क्या वो उसके समकक्ष और राज्य के युवा कलाकारों से नौकरी कर रहा है, क्या साथ खड़े होने की उसमें ताकत आ रही है, क्या राज्य को अच्छे कलाकार मिल रहे हैं। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए। जो हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये हमें सोचने की हमें मतलब मैं कोई टीचर बना, इसलिए टीचर बिरादरी को की बात करते हैं। जब हम दूसरे विषय की बात करते हैं तो बहुत आगे
हम आगे गए, हमने ये कर लिया, हमारा ये हो गया, सरकार की ओर से भी और पब्लिक की ओर से इतनी निष्क्रियता पहले दूसरे राज्यों में कहीं नहीं थी। ये शहर जोड़ियों का शहर था, ये शहर इंडस्ट्रियल मूवमेंट का एक बड़ा भाग रहा है। यहाँ मार्बल का, हैंडीक्राफ्ट का, न जाने क्या क्या होता है यह शहर में, और खूब पैसे वाले हैं। क्या 5 लोग भी इस तरह लेने में आए? अगर 5 आ जाए, 5,000 से भी ऊपर है, उसमें 5 भी आ जाए तो आज सबका उतना कला मेले की शान बढ़ जाए, कला मेले का उद्देश्य पूरा, पर वो नहीं हो रहा है। समाज हमसे ही आशा करता है, हम समाज से आशा नहीं कर सकते। हम बार बार कला मेला आयोजित करते हैं, आप लोग एग्जीबिशन आयोजित करते हैं, अलग अलग जगह एग्जीबिशन करते हैं, अलग अलग गैलरीज में एग्जीबिशन करते हैं। क्या समाज की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो भी आगे आए? गुरु का इतिहास आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि संरक्षक मिले और संरक्षक के अंतर्गत भी कला मंडली कलाकार थे और उनको प्रोत्साहित किया, उनको पेट्रोलाइजेशन मिला, तो कला आगे बढ़ी। आज आप लोग कला क्यों करते हैं, ये आप खुद सोचें। आपके कला शिक्षा आप क्यों प्राप्त कर रहे हैं, ये आप खुद सोचें। तो आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न, गवर्नमेंट ने कॉलेजेस खोल रखे हैं, यूनिवर्सिटीज ने सब्जेक्ट खोल रखा है, इसलिए हम आर्ट एजुकेशन दे रहे हैं, BA कर रहे हैं, BDA MA कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं। पर इसी से कला का उदार नहीं हो। आपको किसी को भी जो बहुत कटु सत्य है, किसी को भी मॉडर्न, न्यू मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न के बारे में कोई नहीं पता। इस पूरे कला मेले में एक भी वर्ग उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। आप जो कर रहे हैं उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या है क्या उसकी बात नहीं, पर जो आपको कल देखना है। आप पहले 50-60 साल आगे किए, आपको भी 50-60 साल, कम से कम 70 साल 80 साल, तो आने वाला समय कितना आगे जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, आपकी जनरेशन आर्ट में क्या क्या कर रही, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, किस तरह से अपना मार्केट बना रहे हैं, क्या क्या नए थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, इस सब की जानकारी आपको अगर नहीं होगी तो आप केवल कैनवास ही करेंगे। आप केवल, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि आप केवल कैनवास ही बोलेंगे, आर्ट नहीं करेंगे। अभी आपकी उम्र इतनी नहीं है कि उसके बारे में मैं आपसे कहूँ, आपकी उम्र अभी उसको जाने की है, इसलिए मैं आपको जो अपने ग्रेजुएटों की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी खेले खाए हैं और जो सीनियर है उनकी बात नहीं कर रहा। जो यंग जनरेशन है उनको आज के समय को देखना जरूरी है। बड़ी नदी से आज कुछ भी नहीं होगा, बड़ी नदी हमारे आदर्श हो सकती है। और दूसरी बात नहीं को केवल इतना कहना, तो आप उस दुनिया को देखिए जो आने वाली, उस आर्ट की कल्पना कीजिए जो होने वाली, आपको उसके अंदर जाने की आप में ताकत है या नहीं है। तो आप सबके जो प्रश्न अभी जो आए थे वो बहुत गौर हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। क्यों? आज कला की जो किताबी डेफिनेशंस है उससे आर्ट बहुत आगे चलेगी। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो केवल नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाया जाता है, आपको आर्ट करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। आप नॉलेज गेन करें, आप उसको अपने साथ रखें और आगे की जो स्थिति है, आगे की दुनिया है उसमें प्रवेश करें। इसके लिए आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर जो आगे जो जाना है, जो आगे अपनी जो स्थिति बनानी है, उसके लिए तो आपको कुछ और ही करना पड़ेगा। आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, आपके दरवाजे खुले रखने
मिलेगा और आपको शोहरत मिलेगी। धन्यवाद। माइक का तो करें।